नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। आजकल देश में इस नववर्ष में नववर्ष के प्रथम सप्ताह के आसपास पहले महीने में हम पिछले समय में हुई भयंकर सड़क दुर्घटनाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमारे देश में एक दुर्घटना के बाद में कोई प्रयत्न नहीं किया जा सकता वास्तविक रूप में कि उसका कोई सुधार, उसका कोई समाधान किया जाए, क्योंकि पूरा तंत्र कई तरह की समस्याओं से ग्रसित है। हमारे देश में हाईवे बन रहे हैं, 6 लेन, 10 लेन, 12 लेन, पता नहीं क्या-क्या बन रहे हैं। लेकिन उन पे चलने वाले जो वाहन हैं, उनकी फिटनेस क्या है? हमारे वाहन की फिटनेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी कि जो सड़क जिसके अंदर 120 या 130 किलोमीटर की स्पीड है, वहाँ पे 30 या 40 किलोमीटर की स्पीड पे चलने वाले जो वाहन हैं, वो बड़े आराम से चले आते हैं। उनको कोई रोकता भी नहीं है, क्योंकि कैसे रोकें? रोकने में बड़ी समस्या है। कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं और हमारे यहाँ व्हीकल की फिटनेस की चेकिंग का सड़क पे उतरने से पहले, जैसे कि यूरोप में और कई देशों में है, वो है ही नहीं। तो इन सब इसके जो विभिन्न आयाम हैं दुर्घटनाओं के, उसकी चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे मित्र और बहुत ही प्रतिभाशाली इंजीनियर श्री पंकज गुप्ता को, जो कि इस नमस्कार। नमस्कार और आपका स्वागत है पंकज जी बात 25 पे कि आपने कई समय-समय पे जो संबंधित अधिकारी हैं, विभाग हैं, उनको आपने लिखा भी है, अपने सुझाव देते रहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये जो ट्रैफ़िक की समस्या है, ऐसा कहा जाता है कि भारत में 8 से 10% विश्व के वाहन हैं, लेकिन दुर्घटनाओं में हमने जो है वो अभूतपूर्व जो है मुकाम प्राप्त किए हैं। यहाँ तक कि हमारे बहुत ही ब्रिलियंट जो है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैं इन दुर्घटनाओं पे कोई नियंत्रण नहीं कर पाया। तो अगर व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो कैसे नियंत्रण कर पाएँगे? तो हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे इस परिप्रेक्ष्य में जो भांकरोटा में दुर्घटना हुई, वो एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है। और एक जो बैंगलोर में के पास में जो एक दुर्घटना हुई है, छोटी-मोटी दुर्घटनाएँ तो हर घंटे में हो रही हैं इस देश में, हज़ारों लाखों की उनकी संख्या है। लाखों लोग उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या कि वो इतने भयंकर रूप से घायल होते हैं कि वो किसी उनकी जो भी क्षमता है वो बहुत ही कम हो जाती है। और ये कहा जाता है कि भारत की जीडीपी में कम से कम 7-8% का अंतर, जो मोस्ट प्रोडक्टिव एज है, आप समझिए कि 25 से 40-45 साल के बीच में, वो लोग इन दुर्घटनाओं के काल के ग्रास में जाते हैं, या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या कि उनको भयंकर दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, जिससे उनको उनकी क्षमताएँ बहुत कम हो जाती हैं, घायल हो जाते हैं। तो पंकज गुप्ता जी, आप ये बताइए कि आपने तो इस मामले में काफ़ी गहन चिंतन मनन किया है। तो ये जो भांकरोटा की दुर्घटना है, ये एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह से हमारे यहाँ सड़कों का डिज़ाइन किया जाता है, कैसे उनका निर्माण किया जाता है और कैसे फिर उनका मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इट्स अ टोटल एंड कंप्लीट मिसमैनेजमेंट। सब जगह वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, क्या उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं, तो कितने प्रोएक्टिव लेके कोई एक्शन लेकर के वो सुधारा जा सकता है। लेकिन हम रूट कॉज एनालिसिस में जाएँगे और उस रूट कॉज एनालिसिस में हमारी मदद करेंगे पंकज जी। तो पंकज, आप बताएँ कि इसकी रूट कॉज एनालिसिस क्या है? ये दुर्घटना क्यों हुई और इसको आगे ना हो, उसमें आपके क्या सुझाव हैं? अच्छा, आपने तो विदेशों में भी जो हाई स्पीड ट्रैफिक देखा है, चाइना में, हुँ। वियतनाम में, अन्य जगह पे भी आप लगातार जाते रहे हैं।
तो आपका जो है वो बिल्कुल ही अभी स्वयं का अनुभव है, तात्कालिक अभी का अनुभव है। तो पंकज गुप्ता जी, आप रूट कॉज एनालिसिस से हमें समझाएं कि दुर्घटना क्यों हुई, आगे होने वाली दुर्घटनाओं को किस तरह से रोका जा सकता है। आपका स्वागत है पंकज गुप्ता जी, बात कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद माधव सर। और बहुत अच्छा आपने विषय जो है ये अच्छा, तो मैं इसलिए कहूँगा कि ये एक गहन विषय है। बट इस विषय के पीछे दुखद घटना भी हुई है, जिसमें कि 17-18 जाने जो हैं वो हम लोगों से बिछड़ गई हैं। तो इसका जो अजमेर रोड जो है, यहाँ से लेके जैसे बगरू टोल तक जो रोड इस समय का जो डिज़ाइन और जिस तरह की जो है, मेरे हिसाब से तो जो नेशनल हाईवे का जो डेफिनेशन है आज के दिन में, ये उस नेशनल हाईवे के डेफिनेशन में आती ही नहीं है। ये एक बिल्कुल एक छोटा सा जो है गांव का कस्बे की जैसे सड़कें होती हैं उस तरह के हिसाब से जो है ये बन चुकी हैं। इसमें जो है सर्विस लेन्स और उनका डिज़ाइन और उनके जो बीच बीच में जो कट दिए जाते हैं। नेशनल हाईवे का सबसे पहला डेफिनेशन ही ये होता है कि आप जो है हर जगह के ऊपर हर आधे किलोमीटर के बाद आप एक रोड कट नहीं दे सकते। और हाई स्पीड जो है ट्रैफिक है यहाँ पे। और वैसे भी जो है नेशनल अजमेर जो है ये रोड, ये आगे जाके सीधा एक तरह से मुंबई को कनेक्ट होती है। तो इसमें एवरी टाइप ऑफ जो ट्रैफिक है, जैसे ट्रोलाज हैं, ट्रक्स हैं, साइकिल सवार भी हैं और स्कूटर कार, सब तरह का ट्रैफिक जो है वो भांकरोटा तक और उसके आगे जो है बगरू के टोल तक चलता है। तो उसके बीच में जब ये रिंग रोड डिज़ाइन की गई है और रिंग रोड को जो यहाँ पे इन्होंने जो है शुरू किया है, और जो बॉम्बे से जो या अजमेर से जो ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक जो है रिंग रोड से निकालने के लिए अच्छा आइडिया है, बिल्कुल सही होना चाहिए था कि वो ट्रैफिक शहर की तरफ आई क्यों। लेकिन जब आप उसको रिंग रोड में डाइवर्ट करना था, तब आप उसको जो है बिना उसके एक क्लेवरली आप जो या उसका जो एक प्रॉपर डिज़ाइन किए बिना उस अजमेर से आने वाले ट्रैफिक को राइट साइड से होके जो है टोंक रोड साइड में जो साउथ रिंग रोड की तरफ डाइवर्ट करने के लिए वो टाइम के ऊपर जो है आप उसको एक क्लेवर लिफ्ट नहीं बना पाए। तो रूट कॉज तो यही है कि वहाँ पे जो है आप दिन के टाइम पे तो ट्रैफिक लाइट रहती है, लेकिन एक इंडिया में ये भी एक बहुत बड़ा त्रासदी है कि जैसे जैसे शाम होती है या सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है तो ट्रैफिक लाइट्स को जो है वो ब्लिंकिंग लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं चाइना 54 बार जा चुका हूँ और एक छोटे से गांव में मैं पिछली बार गया था। हम रात को 3 बजे उस गांव में पहुंचे। सुनसान सड़कें थी लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक लाइट चल रही थी और मेरे ड्राइवर की हिम्मत नहीं हुई थी कि सुनसान जो है उस सड़क को, और रेड लाइट हो थी और वो बिना उसको जो है रेड लाइट को ग्रीन लाइट में कन्वर्ट किए हुए वो वहाँ से चला जाए। वो वहाँ पे रुका, रेड लाइट को ग्रीन लाइट होने का वेट किया और उसके बाद ही चला वो। लेकिन यहाँ पे जो है अगर इस तरह की अगर ट्रैफिक लाइट्स लगाई भी जाती हैं तो सबसे पहले तो वो जो है सीधा जाने वाले जो व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स के लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। यू टर्न्स के लिए जो है प्रॉपर जो है वो जगह नहीं होती है। और शाम को या रात को या सुबह सुबह, जैसे इस वाले केस में यही हुआ कि वो सुबह जो है ट्रैफिक लाइट्स जो है वहाँ पे वर्क ही नहीं कर रही थी होती हैं, वो जो है ब्लिंकिंग लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब आप इतना बड़ा ट्रॉलर लेके आप घूम रहे हो तो अगर आप एकदम से अगर आप किसी वजह से रुक जा गए तो जो दूसरी साइड से ट्रैफिक आ रहा है वो 60 की स्पीड पे 70 की स्पीड पे वो 10 मीटर या 20 मीटर में नहीं रुक सकता है। तो यही कि उसका कारण रहा कि जो है एक जो गैस वाला जो व्हीकल था वो यू टर्न ले रहा था, यू टर्न लेते लेते वो रुका। रुका तो उधर दूसरी तरफ से जो दूसरा व्हीकल आ रहा था वो ट्रैफिक लाइट थी नहीं वहाँ पे उस समय चल रही थी, और वो जो है उसको क्रॉस करने के चक्कर में वो आपस में भिड़ गए। ये बहुत एक तरह से मानवीय त्रासदी है जो कि मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है। बिल्कुल सही आपने इसकी मीमांसा की है। अच्छा, जैसे आप तो
निश्चय ही लगातार विदेश जाते रहे हैं, चाइना भी जाते रहे हैं। और अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट से आगे चलना, हम ट्रांसपोर्टेशन में चलें, तो कहते हैं कि चाइना में कोई 40,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर से अधिक बुलेट ट्रेन एस्टेब्लिश कर रही हैं। और हमारे यहाँ पहली बुलेट ट्रेन बन रही है, उसका भी विरोध हो रहा है कि इस देश में बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है। तो ये जो डिकोटोमी है, ये तो एक अलग तरह की बात है। तो आप ये बताएं कि इसका सीधा सिंपल क्लोवर लीफ जो रोड ओवर ब्रिज है टर्न करने के लिए, वो हर 4-5 किलोमीटर में तो बन नहीं सकता है। किसी एक विशेष परिस्थिति में टेक्नो फिजिबिलिटी एनालिसिस के हिसाब से बनेगा, जो कि हमारे यहाँ करनी ही बंद कर दी है। क्योंकि मैं कई तरह के इस तरह के निर्माण को देख चुका हूं, और उसको निर्माण करने वाले डिजाइनर और इंजीनियर से किसी कारण मेरा सामना भी हुआ है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं सचमुच बता रहा हूं पंकज जी, मैं हतप्रभ रह गया कि इन लोगों को बेसिक कंसेप्ट का ही कुछ अंदाजा नहीं है। तो यही कारण है। तो अब जैसे आप ये बताएं कि इस दुर्घटना को, जो कि यहाँ भांकरोटा में हुई, ये बेसिक तो दो बात है। दूसरी बात है कि यहाँ पे भारत में ड्राइविंग लाइसेंस लेना दुनिया में सबसे आसान काम है। ये लूले लड़गड़े अंधे को भी लाइसेंस हमारे यहाँ देश में दिया जाता है। तो इसमें जो एक व्हीकल, एक वाहन, मतलब ऐसा समाचार पड़ा है, पूरी पुष्टि तो नहीं कह सकते, लेकिन देश में कम से कम 30% तो ऐसे जो है वो दुर्घटनाएं होती होंगी जिसमें निकम्मे आदमी को, जिसको ड्राइविंग के 50 बार वो उल्लंघन कर चुका है, सजा मिल चुकी है, उसको भी वो रोड पे आने की परमिशन दे सकते हैं। उसके विभिन्न कारण है। तो आप टेक्निकली हिसाब से ये किस तरह से इसका समाधान किया जा सकता था? तो आपने तो इसकी बड़ी अच्छी गहन समीक्षा की है, इसका अध्ययन किया है। तो क्या आप ये बता सकते हैं किसी स्केच के जरिए से कि ये जो यू टर्न हो रहा था, ये यू टर्न भी बड़े सुरक्षात्मक तरीके से हो जाता और दूसरा ट्रैफिक उसमें आके नहीं बढ़ता, तो वो जो अवधारणा है या कि कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, उसको जरा आप समझाएं। देखिए, यू टर्न, पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि NHAI के पास एक ही यू टर्न्स के लिए आज के दिन में इनकी फिलॉसफी है कि वहाँ पे फ्लाईओवर बना दो। अब जब तो फ्लाईओवर नहीं होता तब तक जो है वो कंजस्टेड जो है ट्रैफिक है, और उस ट्रैफिक को जो है या तो ट्रैफिक लाइटों से या एक ट्रैफिक हवलदार से जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहो। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि कई बार जो है, जो इस आदमी को सीधा जाना है, जिसको यू टर्न लेना ही नहीं है, उसको भी ट्रैफिक में आधा घंटा बीच में खड़ा रहने पड़ता है हर जो है। तो आप, ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको रोड कट्स देने हैं तो आप हर 2 किलोमीटर बाद या हर 1 किलोमीटर के बाद आप फ्लाईओवर बना दोगे। तो नेशनल हाईवे जो, हाँ जी, तो जो जैसे नेशनल हाईवेज के पास, इनके पास सफिशिएंट जो है वो साइडों में लैंड अवेलेबल होती है, और कभी भी भूमि अवाप्ति जो है करने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये बनाते हैं, अगर इनके पास 12 लेन का प्रोजेक्ट है या 12 लेन की लैंड इन्होंने अवाप्त कर रखी है शुरू में, लेकिन बनाएंगे 4 लेन का ही हाईवे। और 4 लेन के हाईवे में भी जो है, जहाँ पे किसी का जो है या तो पेट्रोल पंप किसी को मिल गया, या किसी को कोई रेस्टोरेंट की परमिशन मिल गई, किसी को कुछ और चीज़, किसी का खेत वहाँ सामने से निकल गया, तो वहाँ पे जो है रोड कट बना देते हैं। नेशनल हाईवे में चाइना में जो है, आपने बहुत सही बताया कि बुलेट ट्रेन तो 46,000 किलोमीटर है आज के दिन में, और लेकिन जो एक्सप्रेस वे, जिसको रियल में एक्सप्रेस वे बोला जाता है, वो मोर देन 1,10,000 किलोमीटर का तो रियल एक्सप्रेस वे है। और वो एक्सप्रेस वे फुल्ली क्लोज्ड एक्सप्रेस वे है। जैसे अभी ठीक है, ये जो मुंबई वाला जो बना है, ये भी, इसको मैं फुल्ली क्लोज्ड एक्सप्रेस वे ही बोलूँगा, लेकिन इसमें भी उस तरह के जो ट्रैफिक और उस तरह की चीज़ें जो अभी
पकड़ में आ रही हैं कि जानवर बीच में आ गए, या बीच में साइड में से किसी ने कट निकाल के उसमें से जो है वो अपना रास्ता निकाल लिया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो भांगरोटा वाला जो क्लेवर लीफ वाला कट था डीपीएस के सामने वाला, इसमें जो है सिर्फ 4 लेन का जो है आपके पास, या 6 लेन का आपके पास ट्रैफिक लेन है, और उसमें से जो है आपका बीच में जो डिवाइडर है वो 1 लेन का ऑलमोस्ट डिवाइडर बन जाता है। और वहाँ पे आपने छोटा सा एक यू टर्न ले रखा है, उसके ऊपर आपने ट्रैफिक लाइट लगा रखी है। तो मैंने एक जो है विदेशों में देखा है कि इस तरह के अगर यू टर्न होते हैं तो वहाँ कम से कम, जैसे आप टोल टैक्स आपने देखे, जहाँ पे आपका टोल गेट होता है वहाँ पे कम से कम अपने आप जो है सड़क डिवाइड जो है ब्रॉड हो जाती है, और उसको 12 लेन और 14 लेन के जो है टोल गेट, इवन ये जो बगरू वाला टोल गेट है ये खुद ही ये ठीक है, जो टोल गेट जिसको बोलते हैं ये खुद ही मेरे ख्याल 12 या 13 लेन का जो है टोल गेट है। लेकिन उसके पहले जो है वाटिका को जाने के लिए वहां पे फिर एक कट दे रखा है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक को आगे से यू टर्न घुमा के उसको यू टर्न लेके, और उस जो एक्स्ट्रा लेन्स अपने पास अवेलेबल हैं उनको यू टर्न में, प्योर यू टर्न में कन्वर्ट करके, क्लोज्ड यू टर्न में कन्वर्ट करके, और उस तरह के रोड कट्स को बचाया जा सकता था। सेम वे में जो है डीपीएस वाला जो है मेरे हिसाब से तो जो है अगर वहाँ पे 2 लेन्स और साइडों की, और या 4 लेन और साइडों की जो है आधा किलोमीटर की दूरी तक ही जो है उसको बना दिया जाए। इससे मैंने एक छोटा सा स्केच बनाया था, अगर जिसको समझ में आ जाए कि ये जो है ये ऐसे जो है रोड 4 लेन या 6 लेन की जा रही है, जहाँ पे यू टर्न है वहाँ पे जो है उसको रोड जो है जैसे वाइड हो गई, और जो सीधे जाने वाला ट्रैफिक जो है वैसे सीधा निकल गया। और इस तरह से बीच में जो है दो जो है उन्होंने जो है जो यू टर्न की लाइंस हैं 2-2 लेन की, जो दोनों से 2 तरफ इस लेन की 2 तरफ इस लेन की, ये यहाँ से जाके इस तरह से यू टर्न ना ला जाए, और ये जो इधर से आने अजमेर से आने वाली रोड है ये भी यू टर्न लेके ये इस तरह से वापस जो है उसमें ट्रैफिक में जाके मर्ज हो जाए, जब वापस जो है अगर 6 लेन का करना है। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे आइडियाज से, जब तक ऑफ कोर्स जैसे अभी भी कह रहे हैं कि वो क्लवर लीफ को बनने में 1 साल लगेगा, तो 1 साल क्या हम इसी तरह की दुर्घटनाओं की जो है वेट करते रहेंगे क्या? आपको जो है कोई ना कोई तो इसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा किसी न किसी को। तो आप म्यूट हैं। समस्या ये है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी क्लोज है कि वो कहती है कि हम सक्षम हैं, हम हमारे पास अद्भुत ज्ञान है, हमारे जैसा ज्ञान किसी और के पास है ही नहीं, हमें किसी इनपुट की आवश्यकता नहीं। ये सब लोग देश के लाखों करोड़ों रुपए को स्वाहा करके विदेशों में ये सब देखने गए होंगे, लेकिन इन्होंने सचमुच में देखा नहीं होगा, कुछ और ही देखा होगा। उसकी उसकी उसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। तो आपने जो इतना सिंपल सॉल्यूशन बताया है, क्योंकि आप इसको लगातार विदेश में लगातार जाते रहते हैं और वहां इस तरह की चीजें देखते रहते हैं कि भाई जिसको यू टर्न लेना है दोनों तरफ से, वो बिल्कुल इनर लेन में चला जाएगा, और उस लेन की चौड़ाई और कर्वेचर जो लॉन्गेस्ट आपका जो व्हीकल है, जो ट्रेलर है, जो आपको परमिटेड है रोड पे, उसके हिसाब से होगा। तो उस आदमी को लेफ्ट से राइट जाना है या कि राइट से लेफ्ट जाना है, वो वहां चला जाएगा। लेकिन दूसरा जो ट्रैफिक है वो साइड से लगातार फ्लो करता रहेगा, उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ये इतना सिंपल सॉल्यूशन, ये हमारे देश के जो महान एक्सपर्ट हैं, जो भी किसी भी विभाग में बैठे हों, उनकी समझ में नहीं आता है। देखिए इनमें समस्या यही है कि मेरे हिसाब से तो हर चीज में ब्यूरोक्रेसी और बजट और वो सब चीजें जो है वहाँ पे उन्हीं की समस्या में ये ज्यादा लोग घिरे रहते हैं, और फिर जो है अल्टीमेटली करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने देश में भी कोई काम नहीं होता, लेकिन नहीं, काम तो काम जब उस समय करते हैं जब सारा पानी सिर से जब ऊपर निकल जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग जान
से हाथ धो चुके होते हैं। अब जैसे आज जब ये बना था नेशनल हाईवे जो अजमेर वाला जो बना था, ये किशनगढ़ वाला, डे 1 से उसको एक तरह से मॉडल एक्सप्रेस वे बोला जाता था उस जमाने में। लेकिन इतने युगकर्ण आज क्यों 20 साल 25 साल के बाद उसमें जो है जगह जगह के ऊपर 10 फ्लाईओवर तो पिछले 1 साल में जो है वहां खोलने पड़े हैं। लेकिन मैं तो हमेशा फिर वही कहूंगा कि मतलब अभी जो है यहाँ से बगरू तक जाने में या आगे दूदू तक जाने में 50 किलोमीटर में आप 10 फ्लाईओवर आपने बनाए, तो हर 5 किलोमीटर के ऊपर एक फ्लाईओवर है। तो फिर उसके बाद तो यू टर्न्स की तो बिल्कुल आवश्यकता रहनी नहीं चाहिए। आप उन फ्लाईओवर्स के नीचे के जो है पिलर्स को जो है उनको यू टर्न के लिए यूज करिए ना। विदेशों में यही होता है, आप जो है उसको जो है अगर किसी को 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़े, अगर आप एक चीज देखेंगे कि अगर वो ट्रैफिक लाइट के ऊपर आधा घंटा खड़ा होके अगर वो अपना जो है फ्यूल वेस्ट करेगा, वो ज्यादा अच्छा है या 4 किलोमीटर दूर जाके यू टर्न लेके वापस आना, वो ज्यादा जो है फायदेमंद है देश के लिए। तो ये सब चीजें जो है वो समझ में नहीं। तो फिर उसके बाद जो है सर्विस लेन्स बनाई जाती हैं, सर्विस लेन्स को दोनों तरफ से, अभी जो भांकरोटा जैसे फ्लाईओवर बन रहा है, तो विदेशों में अपने को, ये मैं बुराई नहीं कर रहा लेकिन सीखने वाली बात है कि विदेशों में जब आप एक फ्लाईओवर बनाते हैं तो उस समय सबसे पहला काम ये होता है कि उसके जो साइड में जो उस जगह को यूज करने के टाइम पे जो दूसरी साइड वाली रोड है उसको इतना ज्यादा स्मूथ बनाते हैं वो लोग कि आपका ट्रैफिक रुके नहीं। यहाँ पे जो सर्विस लेन उस समय जो बन रही होती है वो तो इतने जो है ट्रैफिक की वजह से या उसकी वजह से इतनी ज्यादा खराब होती है, फिर कभी सीवर पानी जो है भर गया उसके ऊपर, उसकी वजह से टूट गई, तो आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट तो हो ही नहीं सकता। आप जो है ट्रैफिक इतना स्लो हो जाता है कि आपके ट्रैफिक जैम की समस्या आ जाती है। ये सब छोटी छोटी समस्याएं हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो ये समस्याएं जो है खुद की बनाई हुई समस्याएं हैं जिनमें से कि हम निकलना नहीं चाहते हैं, मेरा तो ये मानना है। और तीसरा जो है वो एक और जो है कि डिलेज जो होते हैं अपने यहाँ पे, नॉर्मल जो है फ्लाईओवर जो है वो 6 महीने में या 1 साल में बन जाना चाहिए। यहाँ पे एक फ्लाईओवर को बनने की कुल सीमा जो है वो 2 साल 3 साल तक चली जाती है। तो 2 साल 3 साल आज के दिन में किसने इंतजार किया है और किसने देखा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जो आपने विवेचना की है इस समस्या की वो बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे यहाँ जो यह एक आश्चर्य की बात है कि कोई इनपुट लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आपने कई बार बताया कि भाई आप इस तरह की ईमेल जो है वो संबंधित विभागों को लिखते रहते हैं और इनको इतना घमंड है अपनी पोजीशन का, मतलब वास्तविकता में तो आना पड़ेगा ना कि आपके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके इन लोगों की निकम्माई के कारण, मतलब ये मैं कह रहा हूं कि निकम्मा होने के कारण 20 लोगों की जान चली गई, पता नहीं कितने लोग जो है वो पूरे जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए, उनके पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो गए और इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है। और हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि इनको कभी सजा मिलने की, जिन्होंने डिजाइन में, जिन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट में, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में कोई ढंग से काम नहीं किया, वो सब बच के निकल जाएंगे। उनके कारण 20 30 40 परिवार 100 परिवार नष्ट हो जाएं तो होते रहेंगे। ये साफ बहादुर लोग उसी तरह से अपने निकम्मेपन को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारे देश की एक त्रासदी है। इसके बहुत सारे कारण हैं और इसमें कुछ कारण तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते। तो निश्चय ही आपने जो अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी जो है इस एनालिसिस के हिसाब से, और आप निश्चय ही जो दुनिया भर में घूमते रहते हैं तो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको आपने जो कंपैरेटिव एनालिसिस की है और रूट कॉज एनालिसिस में हम गए हैं कि इतना सिंपल सॉल्यूशन
कि आपको टोल गेट में पैसे लेने के लिए तो आपको 4 लेन या 6 लेन को 12 कर देते हो या 10 कर देते हो, लेकिन जहां यू टर्न है आपको मतलब ही नहीं। हाँ, उसके एक लिए आप जो 100 करोड़ के जो है फ्लाईओवर बनाने डिजाइन कर देते हो। ये भी एक और बड़ी अजीब सी बात है कि एक फ्लाईओवर के यहाँ पे 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसे बोला जाता है, लगते हैं। अगर ऐसे अगर इतना बजट और इतना खर्चा जो है यू टर्न्स में चाइना वगैरह या दूसरे कंट्रीज में आने लग जाए, फिर तो जो है वहां पे तो मैंने 40-40 किलोमीटर के लगातार फ्लाईओवर देखे हुए हैं। पता नहीं वो जो है, या तो वो लोग जो हैं इतना पैसा जो है लेके चलते हैं, या अपने यहाँ पे जो है एक बजट किस हिसाब से बनाया जाता है। इसके तो बहुत सारे आयाम हैं, हम्म, उनको हम्म, हम अगर डिस्कस करने लगे तो हम भटक जाएंगे। तो कुल हम्म, मिला के बात ये है कि ये जो भांकरोटा में जो दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना होनी थी और इस पे किसी को कोई चिंता फिक्र नहीं थी और हम्म, उनका कोई विचार नहीं था कि ऐसी दुर्घटना यहाँ हो सकती है, हम्म, क्योंकि इसमें इस देश में मेरे ख्याल में किसी भी आदमी के चाहे लूला लंगड़ा हो वो लाइसेंस ले सकता, हैवी व्हीकल का भी लाइसेंस ले सकता है। हम्म, तो वो भी एक कारण है कि बहुत सारे निकम्मे जो ड्राइवर हैं जिनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील होना नहीं चाहिए, वो बड़े बड़े ट्रक चला रहे हैं, टैंकर चला रहे हैं और कंटेनर चला रहे हैं, गाड़ियां तो चला ही रहे हैं। हम्म, तो जो एक हम अगर रूट कॉज एनालिसिस की बात करें तो हम प्रयास करेंगे कि ये बात नीति निर्धारकों पे जो कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कहाँ से उन्होंने डिग्रियां ली हैं और बड़े ही जो है ना वो घमंड में रहते हैं, उन तक पहुंचे। लेकिन जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति ये है कि वी नो एवरीथिंग, नोबडी एल्स कैन सजेस्ट अस एनीथिंग, दे आर ऑल आर, आम आदमी डफर है, हम्म, सब कुछ हम जानते हैं। ये इस देश की त्रासदी है हर क्षेत्र में। हम तो सिर्फ क्यों